विद पिंकी। आज हम बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जो सेल है उसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो घर को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ईंटें हैं। आप एक एक ईंट जोड़ करके दीवार बना रहे हो, दो दीवारों को जोड़ करके आप कमरा बना रहे हो, कमरों को जोड़ करके आप एक पूरा घर है वो बना रहे हो। तो इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। जो सेल है, सेल से हमारे क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है? बॉडी है वो बनती है। तो जो हमारा जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और ये क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चर मतलब हमारी बॉडी को बनाने के लिए, फंक्शनल मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रही हैं उनके अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो जो सेल्स हैं वो हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे हमारी बॉडी है वो बनती है। तो जो सेल है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो जो सेल की डिस्कवरी है वो किसने करी थी? यहाँ से एक दो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना कि जो सेल की डिस्कवरी है उसका क्रेडिट किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। और कितने में की थी इसने सेल की डिस्कवरी? 1665 के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि जो रॉबर्ट हुक है उसने 1665 के अंदर है क्या है? सेल की डिस्कवरी करी थी। उसने क्या किया कि जो एक कॉर्क लिया, जो हमारा ट्री होता है, ठीक है, उसका जो बार्क होता है उसका उसने छाल जिसे हम बोल देते हैं वो लिया और ख़ुद के डिज़ाइन के माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी करा। तो उसने देखा कि जो कॉर्क है, जो कॉर्क का डिज़ाइन है वो किस जैसा है? जो हनी कॉम्ब है, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसके जैसा सिमिलर है। कि कंपार्टमेंट बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंपार्टमेंट है जो हेक्सागोनल हैं वो बने हुए हैं और उनको एक स्ट्रक्चर के अरेंज करा है। और हुक ने क्या किया? इन कंपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया? सेल का नाम दे दिया। या फिर जैसे स्मॉल रूम्स होते हैं उसको सेल का नाम है वो दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1674 के अंदर एंटोन वैन लीeuwenhoek है, उसने सबसे पहले किसको बताया? लिविंग सेल्स के बारे में बताया। मतलब जो रॉबर्ट हुक है उसने तो किसके बारे में बताया? डेड सेल्स के बारे में। मतलब जो आपका कॉर्क होता है, जो छाल होती है वो डेड सेल से मिलके बनी होती है। तो रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल्स के बारे में बताया और जो एंटोन वैन लीeuwenhoek थे उसने किसके बारे में बताया? लिविंग सेल्स के बारे में बताया। ठीक है, तो उसने और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई? रिवेलिंग द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ लाइफ। मतलब इसने लिविंग सेल के बारे में तो बताया ही बताया, लेकिन इसने साथ में क्या बताया कि कुछ और भी सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, इनके बारे में उसने बताया कि सेल्स के अलावा जो एनिमल्स हैं उनके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बारे में किसने बताया? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने बताया। मतलब माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो कॉन्सेप्ट किसने दिया? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने दिया उसमें। और उसने क्या चीज़ करी कि कंफर्म करा कि जो सेल्स होते हैं वो लिविंग यूनिट है। जो हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो क्या है? लिविंग यूनिट है। रॉबर्ट हुक ने तो क्या बताया था कि डेड सेल्स होते हैं, लेकिन लिविंग सेल्स के बारे में किसने बताया? एंटोन वैन लीeuwenhoek ने बताया। तो कुछ की साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स का डिस्कवरी की है। जैसे रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल के बारे में बताया। एंटोन वैन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल्स के बारे में बताया। मैथिस जैकोब स्केल्डेन ने किसके बारे में बताया? जो प्लांट सेल्स हैं उनके बारे में बताया। सकवान ने किसके बारे में बताया? एनिमल सेल के बारे में बताया। विर्चो ने किसके बारे में बताया? कि जो लिविंग सेल्स है हमारा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। मतलब जैसे ये कोई भी सेल बना है, ये किससे बना है? जो पहले सेल प्रेजेंट था उससे डिवाइड हो करके नया सेल है वो बना है। और फिर क्या किया? जो स्केल्डेन और सकवान था इन्होंने क्या बताया कि जो लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जो हमारे प्लांट और एनिमल सेल हैं उनके बारे में इन्होंने कंबाइन थ्योरी है वो दी और बताया कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है।
रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया? सेल न्यूक्लियस के बारे में। एक क्वेश्चन इस स्लाइड से आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो इसको आप लर्न कर लेना। रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया, एंटन वन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल के बारे में बताया, स्क्लेडन ने प्लांट सेल के बारे में बताया, सकवान ने एनिमल सेल के बारे में बताया, विर्चो ने किसके बारे में बताया कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनता है, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया? सेल न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो कुछ थ्योरीज आई जिसने सेल को डिफाइन करा कि सेल की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली थ्योरी दो बेसिक थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी हमारी है क्लासिकल सेल थ्योरी। जो क्लासिकल सेल थ्योरी है उसने 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स दी। क्या दी? कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनता है? 1 और मोर सेल से मिलके है वो बन सकता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो एक सेल से ही मिलके बन सकते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके है वो बन सकता है। तो जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल भी है। ठीक है। उसके बाद क्या थर्ड पॉइंट इसने क्या बताया कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वहाँ से अराइज है वो होते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ सेल डज नॉट अकर। मतलब ये नहीं है कि सेल प्रेजेंट है वो आगे डिवाइड होता गया, वो चीज़ नहीं है। मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग सेल का होना ज़रूरी है। अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल है तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन होगी, लेकिन अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल नहीं है तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो नहीं होएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी क्या आई? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी किस को बेस बनाया? इसने क्लासिकल सेल थ्योरी को बेस बनाया मॉडर्न सेल थ्योरी ने। तो उसने क्या चीज़ बताई? ये 3 पॉइंट तो बताए उसने, लेकिन साथ में क्या बताया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो हेरिडिटरी करैक्टर्स हैं कि पेरेंट्स से उसके बच्चे में पेरेंट्स के गुण जा रहे हैं, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन पास करता है? डीएनए की फॉर्म में है वो पास होती है फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है। उसके बाद इसने क्या चीज़ ऐड करी कि जो सिमिलर स्पीसीज़ हैं, अगर ह्यूमन है सिमिलर स्पीसीज़ हैं, तो उनके जो केमिकल कंपोजिशन है और जो स्ट्रक्चर है सेल का वो क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जो एनर्जी फ्लो होता है वो सेल के अंदर ही होता है। मतलब जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो सेल के अंदर ही होएगा। और जो सेल है वो क्या करता है? हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी डिस्कस किया कि ये डीएनए होता है जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो कंट्रोल करता है सेल के फंक्शंस को जो सेल डिवीज़न के टाइम पे पास होते हैं। ठीक है। तो इस थ्योरी ने क्या बताया? दोनों थ्योरी ने मिलके कि जो सेल है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेरिडेटरी और मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है। मतलब ये एक फंडामेंटल यूनिट की तरह काम कर रहा है किसके लिए? लाइफ के लिए। बेसिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सी स्पीसीज़ है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सी क्लास है, कौन सा ऑर्डर है। हेरिडिटरी की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करैक्टर्स कैसे पास हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म की कोई सब्सटेंस है वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। तो जो ये सेल थ्योरी है ये बेस बनी, किसका बेस बनी? जेनेटिक्स का, ठीक है, मेडिसिन का और बायोटेक्नोलॉजी का। मतलब इन थ्योरी के बेसिस पे हम लोग जेनेटिक्स को भी स्टडी करते हैं, मेडिसिन को और बायोटेक्नोलॉजी को। तो जो क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी, 2 थ्योरीज आई, उसमें क्या डिफरेंस था? देखो फर्स्ट क्या है? कंपोजिशन। मतलब जो लिविंग सेल्स हैं वो किससे मिलके बने हैं? सेल से। मॉडर्न थ्योरी ने भी यही चीज़ बताई। जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। इसने भी यही चीज़ बताई। जो सेल का ओरिजिन है वो कहाँ से होता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं वहाँ से नए सेल है वो बनते हैं। तो जो मॉडर्न क्लासिकल थ्योरी थी उसने ये 3 पॉइंट तो बताई, लेकिन इसके अलावा उसने और क्या चीज़ बताई कि जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ठीक है। और जो सेल ऑफ सिमिलर स्पीसीज़ है उनका सिमिलर कंपोजिशन होगा। अगर ह्यूमन का एक सेल है दूसरे ह्यूमन का दूसरा सेल है तो उनका कंपोजिशन ऑलमोस्ट है वो सेम रहेगा। जो एनर्जी फ्लो है वो सेल के अंदर ही होता है, लेकिन इन 3 चीज़ों के बारे में क्लासिकल मॉडर्न थ्योरी ने नहीं बताया था। ठीक है। उसके बाद है कि हम लोग जो सेल है उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बार बार एक टर्म यूज़ कर रही हूँ मैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बार बार क्यों यूज़ कर रही हूँ कि क्यों कहते हैं सेल को? देखो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, चाहे आपका एक्सक्रीशन हो, चाहे आपका डाइजेशन हो, चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो,
चाहे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, चाहे आपका रेस्पिरेशन हो, ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं इनका जो बेसिक यूनिट है वो हमारा सबका क्या है, सेल है। मतलब सेल से ही आपका टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो बनेगा। तो जो सेल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, हमारा बॉडी है उसको पूरा बनाते हैं, परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शंस, मतलब जो भी प्रोसेसेस हैं हमारी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, और जितनी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं उन सब का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और थर्ड क्या है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करते हैं, क्योंकि जो सेल के अंदर हमारा जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल बने, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इन सेल्स के अंदर पास होता है। तो आगे से आगे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर है वो पास होते रहेंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल से मिलके बना है। तो जितनी भी सारी प्रोसेसेस होती हैं वो एक ही सेल के अंदर होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं टू पास लाइफ ऑन टू न्यू सेल, मतलब जैसे ये सेल था हमारा, इसने रिप्रोड्यूस करा, आगे दो सेल बनाए, ये आगे रिप्रोड्यूस करा, इसने आगे दो सेल्स बनाए। तो इस तरीके से ये न्यू सेल्स को अपनी जो लाइफ है वो पास करता रहता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इम्बॉडीज लाइफ, मतलब ये लाइफ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक है वो ट्रांसफ़र करती है। तो जो की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है वो एक मेम्ब्रेन द्वारा सराउंड होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो क्या करता है कि जो हमारा सेल मूवमेंट हो रहा है उसको अलाउ करता है। जेनेटिक मटेरियल जो हमारा सेल प्रेजेंट है उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म आपका जेली लाइक फ्लूइड है। रिप्रोडक्शन, जो सेल हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं नए सेल बनाने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बनाए रखने के लिए। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, जो सेल्स हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, और उसके लिए वो अडेप्ट हो जाते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। स्पेशलाइजेशन, मतलब कि जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट स्पेशलाइज फंक्शन है वो क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे हमारा रेस्पिरेशन के अंदर जो सेल प्रेजेंट होंगे उनका काम क्या होएगा, हमारा रेस्पिरेशन करना। जैसे एक्सक्रीशन के अंदर जो हमारे सेल्स प्रेजेंट है उनका मेन काम क्या है, एक्सक्रीट करना, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स हैं वो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन मतलब जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो ये सबसे आउटर कवरिंग है ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो क्या होती है, थिन होती है। पोरस का मतलब है कि जो मटेरियल है वो अंदर भी जा सकता है और इसके थ्रू बाहर भी जा सकता है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो सेल की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है आपके पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जो आपका इसके अंदर जो भी लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म है वो बोलते हो। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियस, जो आपका सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल होता है न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर आपका जो डीएनए है वो रहता है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, सेल की ग्रोथ को इन्हांस करना, उसका क्या फंक्शन है, और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपरेटस है, वैक्यूल है, प्रोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके बारे में हम डिटेल में अगली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू है ये,
माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसाइज करता है किसको, प्रोटीन एंड लिपिड्स को। ठीक है, गोल्जी apparatus क्या करता है, जो ये प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड जिसने बनाया है इसको आगे ट्रांसफर करने का काम करता है। राइबोसोम क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, डाइजेस्ट एंड रिमूव वेस्ट की, जो भी हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेल से बाहर निकालने का काम लाइसोसोम करेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए। वैक्यूल का क्या है, काम है कि जो भी फूड है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपकी सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो सिर्फ जो प्लांट सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। तो ये सारे ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सारे मिलके सेल को एक फंडामेंटल यूनिट है वो बनाते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया वो क्या है कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, जो इसकी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।